इम्पीचमेंट मोशन मतलब उसके अगेंस्ट में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 2/3 सदस्यों का बहुमत हो, पत्र पे हस्ताक्षर हो, उसके खिलाफ महाभियोग पत्र जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महाभियोग लाया जाता है सदन में। अगर वो पास हो गया तब आप हटा सकते हैं। ऐसे ही बात बना रहे थे एक बार दीपक मिश्रा के खिलाफ लोग, अदर पार्टियां, लेकिन नहीं हो पाया। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ना हुआ है ना होगा। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज आप 2/3 पार्टीज अपोजिशन और पोजीशन जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ऐसा होगा नहीं, और अपोजिशन पोजीशन ऐसे होंगे नहीं, और ऐसी नौबत भी नहीं आती है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई ऐसा मामला है। हाँ, करेक्टर्स और तमाम चीज़ हैं जिसमें उसको किया जा सकता है। आगे देखिए, द जुडिशरी इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। भारत में न्यायपालिका क्या है, कह रहा है एक मोस्ट पावरफुल आर्गन है। ऋषि कौन है? ऋषि तुम ना, कहाँ है ध्यान है? बुक में तो पॉइंट पे रखिए ना फिंगर, उस चीज को कौन सी लाइन बताई जा रही है उसको समझिए। ऐसे लगेगा ऐसे बैठे हो तो बुक देख रहे हो कि कहाँ सुन रहे हो, कंसंट्रेट हो। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये पावर है कि हमारे संविधान को इंटरप्रेट करना, संविधान में जो आर्टिकल्स और ये चीज़ें दी गई हैं उसको बदलने का या उसके अनुसार उसमें संशोधन का, समझे ना। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कोर्ट जो है ये डिक्लेयर इनवैलिड कर सकता, अयोग्य घोषित कर सकता है, अमान्य जो लेजिस्लेशन में सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी बॉडी है, कौन है एग्जीक्यूटिव? गवर्नमेंट है ना, इसके द्वारा जो कानून बनाया गया इसको वो इनवैलिड कर सकती है, वेदर एट द यूनियन लेवल और एट स्टेट लेवल, केंद्र या राज्य। इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कब? जब उसको ये गिल्टी उसमें मिलती है कि ये कानून संविधान के अगेंस्ट है। अगर असंवैधानिक, क्या बोलते हैं उसको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक अगर वो चीज है तो उस पर हम वही, तभी तो जनहित याचिका जाती है। जनहित याचिका जब सुनवाई होती है तो अगर वो गलत है तो उसके अगेंस्ट निर्णय आएगा, संशोधन करना पड़ सकता है उसमें, तब ऐसा हुआ है। Thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country. Any legislation, किसी भी विधायिका या executive of the government, जो कार्यपालिका है, और कौन सी है कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली बॉडी है, तो इनके एक्शन को when it is challenged before them, this is known as the judicial review। हमने बताया था ना रिव्यू, कल भी बात किया था, याद आ रहा है कि नहीं कुछ? रिव्यू का मतलब है जैसे कोर्ट में आप गए, आप सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी आपके अगेंस्ट में आया और सरकार के पक्ष में कोई चीज गया तो भी आप एक पुनर्विचार याचिका, उसी कहते रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या होता है? दोबारा देखिए सर, एक बार पुनः देख लीजिए ध्यान से, कोई गलत, तो ये होता है रिव्यू। तो बताया था रिव्यू में क्या, रिव्यू में भी पास और रिजेक्ट आल्सो, ज्यादातर क्या होती हैं, रिजेक्ट ही होती हैं, क्योंकि कोर्ट वही जज देखेगा और वो अपना निर्णय जो देता है तो फिर उसको रिव्यू करके उसको गलत थोड़ो बताएगा वो। फिर उसके बाद होता है एक लार्जर पीठ होती है, संविधान पीठ, जिसमें 5 मेंबर होते हैं चीफ जस्टिस
5 और चीफ जस्टिस भी उसमें होता है, उसके अगेंस्ट लास्ट में होता है। तो ये कह रहा है कि रिव्यू, अगर वो उसके अगेंस्ट आपने चैलेंज किया है तब, और पता चला उस कानून के खिलाफ कोई चैलेंज ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगा? रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट कोरा, सुप्रीम कोर्ट जो है किसके अनुसार काम करती शासन? संविधान, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। PAL पल लिखा है तो प्रिंसिपल हो गया, वो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड हो गया, और LE लिखा है तो सिद्धांत हो गया। कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा वो चेंज नहीं किया सकता। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या है? तो ये हम इस पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं? हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसके पावर, उसके एक्शन को पढ़ रहे हैं, क्या अधिकार है उसके पास। तो क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी, जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका जिसमें सरकार का कोई दबाव नहीं है। अलाउ टू एक्ट एज द गार्जियन, हमारे गार्जियन की तरह से वो है संविधान, और कौन? न्यायपालिका एक रक्षक के रूप में है ना, मार्गदर्शक। हमारे अधिकारों का, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसका रक्षा कौन करता है? जुडिशरी। गवर्नमेंट तो हनन करता है, हमारे अधिकारों को कहाँ पूरा करने देता है? हमारा तो अधिकार बहुत कुछ है ना, राइट टू स्पीच, राइट टू वर्क, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब अपॉर्चुनिटी, समान कार्य समान वेतन वाली, कहाँ ये सब मिलता है? इसी तो तभी तो हम जाते कोर्ट में। तो कोर्ट से ही तो हमको अगर लीगल होता तो मिलता कि नहीं मिलता है? अब तो हर चीज कोर्ट में फंसती है जाकर के, कोई भी वैकेंसी हुई, कोई भी कुछ हुआ, बहुत कम पास होगा। बी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, कह रहा है कि इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। देखिए हर चैप्टर कड़ा था, ये जो काट दिया सिलेबस कम कर दिया, लेकिन इससे एक त्वरित नॉलेज नहीं मिल पाया, क्योंकि इसमें एक आप पहले ही चैप्टर पढ़ाया गया था कि ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पार्ट इस चैप्टर पढ़ेंगे ना। अभी कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि अगला चैप्टर क्या है आपका? या डेमोक्रेटिक राइट, क्योंकि राइट की बात आ गई ना, हमारे फंडामेंटल राइट, तो अगला इस चैप्टर में है। डेमोक्रेटिक राइट आपके उसमें है। कहने का मतलब इस सिलेबस में 9th वाले में है, इस बार नहीं है ना, इस बार केवल 3 ही चैप्टर बचे हैं, बाकी तो है यार। नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, नेक्स्ट ईयर सिलेबस में है, कुछ चैप्टर कटे हैं, वो हमेशा कटे रहते हैं, ओनली फॉर पीरियाडिक टेस्ट के लिए होते वो। तो इन रिसेंट, दैट बी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन्स हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ द राइट। मतलब जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, वायोलेंस मतलब हिंसात्मक, अर्थात हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है खिलाफ, तो इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव्स टू द प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट। रिसेंट ईयर मतलब हाल के वर्षों में, आधुनिक जल्दी में सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने ऐसे कई निर्णय दिए हैं जहां पर जो सेवरल जजमेंट माने बहुत से निर्णय, एंड डायरेक्टिव्स मतलब होता है, पढ़ते हो 2 चीज आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो मूलभूत अधिकार हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो मतलब गाइडलाइन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम? गाइडलाइन दिया गया है गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को, दोनों के भी। भाई हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो जो डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, किसको? पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक वेलफेयर, चीजें जो उसकी रक्षा करने के लिए, हमारे मूलभूत अधिकारों की,
एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट। कोई भी कोर्ट में खिलाफ उसके जा सकता है अगर क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार के किसी कार्य से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। क्या कहते हैं इसको हम? पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, मतलब पब्लिक से जन विधायी। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर। क्या करती है? मिसयूज ऑफ द, सरकार के जो पावर है अगर उसका वो मिसयूज करती है इलीगल ढंग से तो उस पर कंट्रोल। पावर टू मेक डिसीजन, दे चेक माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। माल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? माल न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, पढ़ते हैं जब न्यूट्रिशन में माल, तो मतलब डिसऑर्डर जिसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। जब वो सही नहीं है, इलीगल होने लगता है, असंवैधानिक। पब्लिक ऑफिशियल, दैट इज व्हाई द जुडिशरी एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपुल। और यही रीजन है, यही कारण है कि जनता के बीच में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के एक बड़ा सम्मान है। लोगों के क्या कह रहा? हाई लेवल कॉन्फिडेंस। लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास किस पर करते हैं? न्यायपालिका पर। और जिस दिन न्यायपालिका से विश्वास हट गया तो फिर जनता के पास कुछ नहीं बचा। भी कार्यपालिका सरकार पर वैसे ही विश्वास नहीं रहती, जबकि हमारी सरकार, हमने ही बना के भेजते हैं, हम ही तो बना के भेजते भाई। यही अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 10th में। अब एक चीज़ समझ लीजिए, क्लास 10th 9th में जो पढ़ा इसको तो आपको क्लास 9th 10th में याद रखना पड़ेगा, सिविक्स और इन सब चीज़ों में, क्योंकि इससे रिलेटेड ही चैप्टर वहाँ पर भी वही है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी फला। और उसमें लिखा रहेगा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ा, ये चीज़ें हैं, समझे ना? तो ऐसे, तो इसलिए चीज़ें आपको वहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। तो ये चैप्टर फिलहाल आपका आज यहीं तक था। इसके बाद इधर वाले में कुछ वर्ड मीनिंग दी गई हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या है, डिफिनीशन। एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कोलिएशन गवर्नमेंट जैसे होता, ध्यान दीजिए कि अ गवर्नमेंट फाउंड बाय अलायंस ऑफ 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब जब 2 या 2 से 3 पार्टियां मिल करके गठबंधन सरकार बनाती, जब किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो जब उस तरह की सरकार बनती है तो उसको हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये आपस सामंजस्य से 5 साल पूरा करती हैं, कभी कभी नहीं भी करती हैं, बीच में ही टूट जाता है। एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्या? अ बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज। मतलब वो बॉडी, वो ऑर्गन या जिसको अथॉरिटी है, अथॉरिटी मेंबर, पावर टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट। क्या करती है? बड़ी बड़ी नीतियां निर्धारित करती हैं, निर्णय लेती हैं और उसको इम्प्लीमेंट मतलब प्रयोग में लाना, कार्य के रूप में उसको लाना, यही कार्यपालिका है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री, बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान और देश के कानून के आधार पर। गवर्नमेंट क्या है? तो अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव टू द पावर टू मेक, implement and interpret laws so as to ensure an orderly life. In its broad sense, government administers and supervises over citizens and resources of a country. क्या करता है सरकार? अगर हम उसको एक बृहद सेंस में समझें तो सुपरवाइज करता है, जो हमारे देश की संसाधन है उसको सुपरवाइज करना, मतलब निगरानी जिसको कह सकते हैं, और नागरिकों के रिसोर्स ऑफ द कंट्री, जो देश के संसाधन है हमारे नागरिकों का सुपरवाइज करना, देखभाल करना, एक गार्जियन के रूप में। जुडिशरी एन इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था है एम्पावर टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। क्या करता है? जो संवैधानिक लीगल डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट मतलब जो हमारे बीच मतभेद है, झगड़े हैं, लड़ाई हैं, इनको
निपटारा करना किसका काम है? न्यायपालिका का। ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री और कलेक्टिवली रिफर्ड एज अ जुडिशरी। देश के जो लोअर से लेके सुप्रीम तक के जो कोर्ट हैं ये किसके तहत आते हैं? सबको मिला करके हम जुडिशरी कहते हैं, न्यायपालिका। लेजिस्लेचर क्या है? ये जो 3 आर्गन हैं गवर्नमेंट के, एन असेंबली ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद द पावर टू एनेक्ट लॉज फॉर ए कंट्री। असेंबली ऑफ पीपुल, चाहे असेंबली स्टेट पर या पार्लियामेंट लोगों का जो मेंबर बन के जाते हैं, एमएलए या एमपीज, इनेक्ट लॉ कानून बनाने का काम, बिल पास करना, उसको फिर दोनों सदनों में पास कराना, प्रेसिडेंट, ये सब काम। हम 3rd में आए थे लेकिन 10 ही मिनट बचा था, फिलहाल ये चौथा बीतने करीब में भी बता रहे हैं। आगे देखिए, इन एडिशन टू इनैक्टिंग लॉ, लेजिस्लेचर हैव अथॉरिटी टू रेज टैक्सेस एंड एडॉप्ट द बजट। टैक्स को बढ़ाना घटाना, एडॉप्ट बजट, बजट को पेश करना, एंड अदर मनी बिल्स। अगला है ऑफिस मेमोरेंडम, MO, a communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the government। मतलब सरकार की नीतियां या निर्णय जो होती हैं, जो उस विभाग का मंत्रालय मंत्री किसी योजना को जब लागू करता है कानून बनाने के लिए, तो वही कहलाता है ऑफिस मेमोरेंडम। जैसे बात की गई थी अगले चैप्टर में, आपको पॉलिटिकल पॉलिसीज में क्या नाम था अगले चैप्टर का? इसके पहले अगला है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अ सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। अगला है रिजर्वेशन, आरक्षण, पॉलिसी दैट डिक्लेयर सम पोजीशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सरकारी जॉब में, सरकारी शिक्षा संस्थानों में रिजर्व फॉर पीपुल एंड कम्युनिटीज हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड डिसएडवांटेजेड एंड बैकवर्डेड माइनॉरिटीज अदर। स्टेट क्या है? पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्युपाइंग अ डिफिनिट टेरिटरी, समझे ना? डिफिनिट टेरिटरी हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड possessing power to make domestic and foreign policies। गवर्नमेंट्स में चेंज बट द स्टेट कंटिन्यू। बताया गया था सरकार बदलती हैं लेकिन स्टेट वही रहेगा, ऑफिशियल कर्मचारी वही रहेंगे, मंत्री बदल जाएगा लेकिन पीए फिर वही बनेगा किसी दूसरे का, समझे ना? जो नौकरशाही वर्ग है वो तो वही होता है। तो वही कह रहा है गवर्नमेंट चेंज बट कंट्री इज नॉट चेंज। यस, कंटिन्यू, स्टेट कंटिन्यू। इन कॉमन स्पीच द टर्म कंट्री, नेशन एंड स्टेट आर यूज्ड एज सिनोनिम। से सब एक ही नाम है, कंट्री, स्टेट। अब अपने यहाँ जो स्टेट की जब उस तरह बात होगी पूरे देश की होती है, लेकिन इस कंट्री में कई स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, तो वो अलग हो गया आपका। तो ये चैप्टर आपका वेल फिनिश हुआ, चैप्टर 5। अच्छे समझिएगा, सब वीडियो एक साथ मिला करके क्वेश्चन आंसर करिए, नोट्स करिए, और जितने हमने आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भेजे हैं उसको आप तैयारी करें और मिला के अच्छे से करिए। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट हेलो द चैप्टर 5 या 4 किसी में होगा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। लास्ट पार्ट इसका है, इसका वीडियो बना के हमने इसके अदर पार्ट्स के आपको भेज दिए हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट पेज 92 इन ओल्ड बुक में होगा और न्यू बुक में कोई और 70 सिविक्स। यहां से देखिए था आपका छूटा हुआ, द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जनरल बात है, वैसे हमने इसके बारे में बता दिया था आपको। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। और अदर जज को कौन अपॉइंटमेंट करता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस।
सुप्रीम कोर्ट्स और द हाई कोर्ट्स इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज। कह रहा है कि जब एक बार एक व्यक्ति जज के रूप में अपॉइंटमेंट हो जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, तो उसको ऐसे आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उतना ही कठिन है जैसे कि भारत के प्रेसिडेंट को हटाना। ठीक ना। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। किस बेस पर उसको हम अगर चाहें तो हटा